येऊन बैस आता. एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व करूयात. प्लेन वरती डिपेंड आहे. पहिला एकदा रिवाइज करूयात आणि मग क्वेश्चन सॉल्व करूयात. equation of plane passing through the intersection of two planes. बस एवढाच पॉइंट बाकी आपला एक्सरसाइज 6.3 साठीचा. ठीक आहे, त्याचं काही प्रूफ वगैरे पुस्तकामध्ये दिलं नाही, त्यामुळे विदाउट प्रूफ जरी आपण त्याला कन्सिडर केलं तरी पण चालते. ठीक आहे, ते सांगण्याच्या पहिले आपण आतापर्यंत जे बघितलेले ते एकदा क्विक रिवाइज करूया, म्हणजे मग क्वेश्चन सॉल्व करताना आठवतील. बघा, खूप क्लिअर कट आहे. लाईन विसरला असाल आतापर्यंत. जर रिवाइज नसेल केलं तर विसरून गेला असाल. करा, जास्त वेळ लागणार. बघा, आपल्याजवळ एक प्लेन होता, त्या प्लेनचं इक्वेशन लिहायचं. बरोबर आहे, एक प्लेन आहे, त्या प्लेनचं इक्वेशन लिहायचंय. गिवन काय तुमच्याकडे, या प्लेनला परपेंडिक्युलर वेक्टर, ज्याला कशा डिनोट करतात, एन बार. आणि आणखी काय गिवन आहे, त्या प्लेनवरचं एक पॉइंट गिवन आहे, त्याला आपण ए ने डिनोट करतो, त्याचा पोझिशन वेक्टर ए बार. कारण कि मला प्लेनचं इक्वेशन लिहायचंय, तो मैं एक मूविंग पॉइंट लेने वाला हूँ, वेरिएबल पॉइंट, जिसको मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ, जिसका पोजीशन वेक्टर आर बार से डिनोट किया गया है. तो एपी को अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो आपके पास आता है वेक्टर एपी बार. ठीक है, तो आपको मिलेगा एपी बार डॉट एन बार इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों वेक्टर आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलर है. ठीक है, हाँ. अब एपी बार को इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर आपने लिखा आर बार माइनस ए बार डॉट एन बार इज इक्वल टू 0. इसको सिंप्लीफाई किया तो आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार. तो ये इस ए बार डॉट एन बार का अगर प्रोडक्ट आप लेते हो पंडित, अगर इसका प्रोडक्ट लेते हो तो आपको एक नंबर मिलेगा, दैट इज आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू डी. तो इन दोनों को भी कहा जाता है वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन. प्लेन का ये वेक्टर इक्वेशन है. आपको इस इक्वेशन में सब जगह पर वेक्टर से दिखाई दे रहे हैं, तो इसको हमने कहा वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन. तो सबसे बेसिक इक्वेशन है जिसके अंदर आपको प्लेन का इक्वेशन लिखना है. जब प्लेन को एक परपेंडिकुलर वेक्टर दिया है और प्लेन के ऊपर का एक पॉइंट दिया है. क्लियर है, तो सबसे पहला आपका ये इक्वेशन आ गया, इसको याद रखेंगे. इसके अंदर एन बार क्या होता है, चेड़े एन बार क्या होता है, इस इक्वेशन के अंदर एन बार होता है वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन. ये एन बार है ना, जो प्लेन को परपेंडिकुलर है. ठीक है, और ए बार क्या होता है, वॉक पॉइंट, गिवन पॉइंट, और ए बार क्या होता है, उसका पोजीशन वेक्टर होता है. ठीक है, हाँ. तो इसी के अंदर अभी ए पॉइंट जो है, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लो है आपके पास x1 y1 z1, और इसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास x y z, जो परपेंडिकुलर इसके डायरेक्शन रेशियो थे a b c. तो उस प्लेन का इक्वेशन आप लोग लिखेंगे सेम AP बार इनटू डॉट n बार इज इक्वल टू 0 आएगा. लेकिन AP बार के डायरेक्शन रेशियो क्या है, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1. n बार के डायरेक्शन रेशियो क्या है, ABC. तो उनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 0 आएगा. तो इक्वेशन ऑफ प्लेन a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 is equals to 0. So this is the equation of plane in Cartesian form. कार्टेशियन फॉर्म क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर आपको कहीं पर भी वेक्टर दिखाई दे रहा है क्या, नहीं. क्या दिखाई दे रहे हैं, अननोन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, अननोन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स विद डायरेक्शन रेशियोज. इसी को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको मिलेगा ax plus by plus cz is equals to d. दिस इज आल्सो कार्टेशियन फॉर्म. ये हो गया प्लेन का इक्वेशन. इसके अंदर abc क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन. तो इसके अंदर a b c आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन. रेशियोज ऑफ नॉर्मल एन बार टू प्लेन. ठीक है, फिर बेटा हमारे पास आया एक प्लेन जिसके अंदर आपके पास क्या दे रखे हैं, दो वेक्टर्स जो कि उस प्लेन को पैरेलल है, जो कि उस प्लेन को पैरेलल है.
दो वेक्टर्स हमें दिए हैं जो उस प्लेन को पैरेलल है, या फिर आप कह सकते हो उस प्लेन में है, नॉन कोलिनियर है, नॉन जीरो वेक्टर है, कोप्लेनर है। चाहे पैरेलल रहे या फिर प्लेन में को, एक ही बात हो जाएगी ना। हो सकता है कि कई बार थ्योरम्स के अंदर या क्वेश्चन के अंदर ऐसा बोला जा सकता है कि राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन एंड टू दैट प्लेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल। ठीक है, टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स आर पैरेलल, v बार एंड c बार, और प्लेन के ऊपर के एक पॉइंट आपको दिया हुआ रहेगा। तो प्लेन के ऊपर के एक पॉइंट है a जिसका पोजीशन वेक्टर a बार है, और एक मूविंग पॉइंट आप लेंगे जिसका पोजीशन r बार है। तो AP को ज्वाइन कर लिया तो वेक्टर AP बार मिल गया। अब क्योंकि हमें नॉर्मल की जरूरत होती है प्लेन के इक्वेशन लिखते समय, तो नॉर्मल कैसे लिखा जाएगा, ये जो दो वेक्टर से प्लेन के अंदर के, इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स एंड दैट टू वेक्टर्स आर लाइंग इन दिस प्लेन, सो दे विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो b बार क्रॉस c बार क्या हो जाएगा, वेक्टर नॉर्मल हो जाएगा, या आपका n बार बन जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे लिखते हो आप लोग, AP बार जो वेक्टर है इसको कौन परपेंडिकुलर है, b बार क्रॉस c बार, तो इनका डॉट प्रोडक्ट आएगा 0। दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, 0। अब AP बार आपके पास क्या है, r बार माइनस a बार डॉट b बार क्रॉस c बार विच इज इक्वल टू 0। तो आपने इसको सिंप्लीफाई करके लिखा r बार डॉट b बार क्रॉस c बार इज इक्वल टू a बार डॉट b बार क्रॉस c बार। तो इसको हम लोग कहेंगे वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये हो गया हमारा वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन गिवन सिचुएशन। दी हुई सिचुएशन क्या है ओमकार, इस ये यहाँ पर क्या दिया गया है आपको, क्या सिचुएशन है, गिवन सिचुएशन क्या है, वो दो वेक्टर से जो प्लेन को पैरेलल है, या फिर कह सकते हो दो नॉन कोलिनियर वेक्टर से, नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर से कोप्लेनर है। और दूसरी चीज क्या दे रखी है, प्लेन के ऊपर का एक पॉइंट दिया है, दो वेक्टर्स दिए हैं और एक पॉइंट दिया है, उसका पोजीशन वेक्टर पता है, तो उस प्लेन का इक्वेशन ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसी के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये तो वेक्टर इक्वेशन हो गया, इसी के अंदर आप पैरामीट्रिक इक्वेशन भी लिख सकते हो, क्योंकि आपका जो AP बार है वो AP बार कोप्लेनर है इन दो वेक्टर्स के साथ में। तो आप लिख सकते हो वेक्टर इक्वेशन इन पैरामीट्रिक फॉर्म, इन पैरामीट्रिक फॉर्म, और वो क्या रहेगा, AP बार इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स B बार प्लस म्यू टाइम्स C बार, that is r bar minus a bar is equal to lambda times b bar plus mu c bar। तो आपको मिलेगा r bar is equal to a bar plus lambda b bar plus mu c bar। So this is the vector equation of plane in the given situation in parametric form where lambda and mu are parameter, same situation। ठीक है, फिर माधुर्य जे तुम्ही करताय ते करणं बंद करा, लक्ष द्यायचं। तुमच्या बाजूचे जे ग्रस्त आहेत ते हसण्यात त्यांचं थांबत नाहीये तुमच्या हरकतींमुळे। ठीक आहे, कारण तुम्हाला असं वाटतं तुम्ही माझी नजर चुकून करताय, पण त्यांना कळालं की मी तुम्हाला ओळखलंय, तुम्ही जे काही करताय ते माझ्या नजरेतून सुटलेलं नाही, त्यामुळे त्यांचे हसीने रोखले जाते, त्यामुळे त्यांना कळतच नाही इकडे काय चालू ते। हा, आता बेटा याच्या व्यतिरिक्त काही बघितलं त्याच्यामध्ये आपण, ठीक आहे, जे असेल नसेल। तिसरी सिच्युएशन आपल्याकडे आली होती, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते माझ्याकडे, बरोबर आहे, तीन नॉन, आता गिवन काय आहे, आता गिवन आहे तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स A B C। याला समजा A म्हटलं, याला B म्हटलं, याला C म्हटलं, मग मग याचा पोझिशन वेक्टर A बार, याचा पोझिशन वेक्टर B बार, याचा पोझिशन वेक्टर C बार। मग तीन पॉइंट दिलेले आहेत, बस एवढंच आहे आपल्याकडे। जी काही शिदोरी आपल्याला होती काय, हे तीन पॉइंट दिलेले आहेत आणि मूविंग पॉइंट आहे P R बार। मग याला तुम्ही जोडलं, याला तुम्ही जोडलं, याला तुम्ही जोडलं, मग आपल्याला वेक्टरचे इक्वेशन, प्लेनचे इक्वेशन देण्यासाठी कशाची आवश्यकता असते श्रवण, आपल्याला नॉर्मलची आवश्यकता असते। मग ह्या प्लेनला नॉर्मल तुम्ही कुठून काढलं, तर तुमच्याकडे जेव्हा जी नोन गोष्ट आहे त्याच्यापासून नॉर्मल मिळवणार ना, AB बार आणि AC बार नॉर्मल आहे, सॉरी नोन आहे, मग त्यांचा क्रॉस प्रोडक्ट जो असेल ते काय घेणार तुम्ही, नॉर्मल म्हणून घेणार, म्हणजे AB बार क्रॉस AC बार हा काय झाला तुमचा नॉर्मल झाला, आणि जो अननोन आहे त्याला इन्क्लूड करावं लागेल ना इक्वेशन मध्ये, नाही ते इक्वेशन कसं लिहिणार तुम्ही, मग तुम्ही काय लिहिलं, AB बार डॉट AB बार क्रॉस AC बार, हे काय झालं
वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन. याला तुम्ही पोझिशन वेक्टरच्या फॉर्म मध्ये लिहायचं म्हटलं तर r बार मायनस a बार डॉट b बार मायनस a बार क्रॉस c बार मायनस a बार इज इक्वल 0. दिस इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन. पण हा काय आहे ओंकार? हा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आहे. कारण हा एक वेक्टर, हा दुसरा वेक्टर, हा तिसरा वेक्टर, दोन वेक्टरचा क्रॉस प्रोडक्ट आणि त्यांचा डॉट प्रोडक्ट याच्यासोबत. म्हणजेच तुम्ही याला बॉक्स प्रोडक्टच्या स्वरूपात पण लिहू शकता. r बार मायनस a बार b बार मायनस a बार c बार मायनस a बार is equal to 0. आता हा काय झाला? दिस इज अ बॉक्स प्रोडक्ट. दिस इज आल्सो द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन. वेक्टर्स के फॉर्म में लिखा है. अब इसी के अंदर अगर आपको तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो आप कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन भी लिख सकते हो. सो अगर इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन. कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे मिलेगा आपको? x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1. यहीं पर बस आपको क्या कंसीडर करना है? इसी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आपको कोऑर्डिनेट्स कंसीडर करने हैं. तो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1. This is equal to 0. So this is the Cartesian equation of plane when three non-collinear points on the plane are given. ठीक है. फिर बेटा इसके बाद हमने बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्म देखा जिसको कहा जाता है नॉर्मल फॉर्म. जिसको कहेंगे हम लोग नॉर्मल फॉर्म ऑफ वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन. इस फॉर्म में क्या था आपके पास? आप इस ये जो फॉर्म पैदा हुआ इसकी जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हमें गिवन चीजों में क्या था? हमें सिर्फ डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन दिया हुआ था. बस इतना ही हमारे पास गिवन था और उस गिवन की मदद से हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखना था. तो हमने वो कैसे लिखा? हमने वो कुछ इस प्रकार से लिखा कि ये हमारे पास 3 एक्सिस है, हमारे अक्ष y एंड z, और हमारे पास एक प्लेन है जिस प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस दे रखा है p यूनिट. बस इतना ही गिवन था. तो हमने क्या किया? क्योंकि ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है तो ऑब्वियसली दिस विल बी परपेंडिकुलर टू प्लेन. फिर हमने एक मूविंग पॉइंट ले लिया इसके ऊपर का p जिसका पोजीशन वेक्टर हमने r बार मान लिया, इसको हमने n कहा जिसका पोजीशन वेक्टर n बार है. अब क्योंकि मेरे पास नॉर्मल मेरे पास नहीं है तो मैंने क्या किया? इस प्लेन को जितने भी नॉर्मल्स रहेंगे वो OP बार को पैरेलल रहेंगे. तो जो OP बार के अलोंग यूनिट वेक्टर है वो सभी नॉर्मल्स के अलोंग होगा. क्योंकि मैं इसको फाइंड, अगर मेरे पास n के कोऑर्डिनेट्स होते तो मैं वो n बार निकालता और पहला वाला फॉर्म यूज करता. लेकिन मेरे पास n के कोऑर्डिनेट्स नहीं है, मेरे पास सिर्फ लेंथ है. तो मैंने क्या किया? मैंने इसके अलोंग यूनिट वेक्टर ले लिया और यूनिट वेक्टर बन गया मेरा नॉर्मल. अब जैसे यूनिट वेक्टर नॉर्मल बन गया बात खत्म हो गई. फिर मैंने क्या किया? मैंने लिखा इक्वेशन ऑफ प्लेन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म. नॉर्मल फॉर्म क्या हो गया? वो r बार डॉट n क्या इज इक्वल टू स्मॉल p. n क्या क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल. इसको याद रखिए, यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल. तो ये हमारा हो गया नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन. अब इससे कई सारी चीजों का फिर निर्माण हुआ. जैसे पहली बात हमें पता चली कि क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है किसी वेक्टर के अलोंग तो इसके जो कंपोनेंट्स रहेंगे दैट विल बी द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दैट नॉर्मल. तो अगर मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये बन जाएगा Lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू p. सो दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म. दिस इज अ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म. इन नॉर्मल फॉर्म इसके अंदर LMN क्या है? LMN R BCS R B से डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल टू प्लेन. मतलब प्लेन को कोई भी नॉर्मल रहेगा उसके डायरेक्शन कोसाइन होंगे. तो याद रखना LMN भी कांस्टेंट है और यहाँ पर ABC भी कांस्टेंट है. तो जब भी आपको ऐसा बोला जाएगा कि इक्वेशन ऑफ प्लेन कुछ इस फॉर्म में दिया है आपको, जैसे मान लो 2x + 3y + 4z = 5 ऐसा कुछ इक्वेशन दिया है,
तो आपको समझना है कि वो इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं। अगर वो बोलते हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म इज दिस 2x + 3y + 4z = 8, तब आपको 2, 3 एंड 4 को डायरेक्शन कोसाइन समझना नॉर्मल के। अगर वो नॉर्मल फॉर्म का जिक्र नहीं करते, सिर्फ बोलते हैं कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म, तो सीधा सीधा एबीसी क्या बन जाएंगे? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। रहेगी बात याद? तो ये सबसे मेन चीज हमने देखी थी। तो अब देखो हर बार क्या होता है, आपको नॉर्मल सीधे सीधे फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया जाता है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, या तो ऐसा देंगे या फिर कैसा भी देंगे, लेकिन आपको क्या बोलेंगे? डिस्टेंस ऑफ दैट प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन निकालिए। तब हमारा फर्ज बनता है कि हम क्या करें, उस इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो बहुत आसान तरीका होता है, अगर मान लो कि हमारे पास ये इक्वेशन दिया हुआ है प्लेन का, जैसे कि मान लो कि हमारे पास ये इक्वेशन दिया है प्लेन का, है ना। अब आपको क्या करना है, इस प्लेन का डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको सिंपली नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ तो मेरा काम बन जाएगा। अब नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो दिखाई दे रहे हैं उसकी जगह पर यूनिट वेक्टर्स के कंपाउंड्स होने चाहिए। तो यूनिट वेक्टर में इसको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, तो जो डायरेक्शन रेशियोज है स्क्वायर रूट ऑफ उनके स्क्वायर के एडिशन से डिवाइड कर दो, तो अपने आप वो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर एबीसी डायरेक्शन रेशियोज है, तो इसी इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, ax अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस by प्लस cz, इससे मैंने डिवाइड कर दिया। अब ये सबको डिवाइड करेगा अगर मैं सेपरेट करता हूँ, और सेम मैं क्या करूंगा, इधर डिवाइड कर दूंगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब ये डिवीजन की वजह से होगा क्या कि a अपॉन रूट जो है ये बन जाएगा डायरेक्शन कोसाइन, फिर ये भी बन जाएगा डायरेक्शन कोसाइन, ये भी बन जाएगा, मतलब ये कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मल फॉर्म के अंदर। तो अगर ये नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो जो राइट हैंड साइड में नंबर दिख रहा है वो क्या बनेगा, स्मॉल p बनेगा, दैट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और बहुत सिंपल है। एक तरीका इसको करने का ये भी है, वही तरीके से करेंगे, लेकिन इसको अगर और लंबा खींचना है तो ये भी किया जा सकता है कि ये इक्वेशन दिया है तो आप बोलेंगे कि ABC आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, देन दैट वेक्टर जो नॉर्मल है दैट इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स विल बी रिटन एज ai प्लस bj प्लस ck। तो आपने n बार फाइंड आउट कर लिया। अब आपको जो आपका प्लेन का इक्वेशन है वो आप कैसे लिखते हो, r बार इज इक्वल्स टू n बार इज इक्वल्स टू d लिखते हो ना, r बार डॉट n बार इज इक्वल्स टू d, और फिर आप उस n बार के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालेंगे और आप बोलेंगे कि r बार डॉट n कैप इज इक्वल्स टू p, और फिर उसको आप कंपेयर करके लिखेंगे। तो दोनों भी तरीके से किया जा सकता है, लेकिन एक ही चीज है कहते हैं। हाँ, तो इसके बाद हमने क्या क्या देखा था, कुछ और देखा था कि प्लेन दो तरीके के होते हैं, इसको प्लस और माइनस में भी लिखा जा सकता है ना, और पी के कोऑर्डिनेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज। सेकंड जो चीज थी वो था कि जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होता है उसके जो कोऑर्डिनेट्स है, एन के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या होते हैं, एन के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जाते हैं, PL, PM एंड PN, याद रखना इसको, ठीक है। कैसे आते हैं मैंने लिखवा के दिया था। चलिए, तो अब सबसे लास्ट फॉर्म आता है बेटा प्लेन के अंदर कि आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखना पड़ सकता है, हाँ ठीक है वो बता दिया था मैंने। तो आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखना है बेटा। अब सबसे लास्ट फॉर्म है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। मेरे पास दो प्लेन्स रहेंगे, मेरे पास दो प्लेन्स रहेंगे, फिफ्थ वाला फॉर्म, r बार डॉट n1 बार इज इक्वल टू d1, ये एक प्लेन है, ठीक है। r बार डॉट n1 बार इज इक्वल टू d, ये वाला फॉर्म, ये प्लेन का इक्वेशन होता है ना। बहुत से बच्चों का ध्यान नहीं है, कृपया ध्यान दें। r बार डॉट n1 बार इज इक्वल टू d1, ये एक प्लेन हो गया। अब दूसरा प्लेन है मेरे पास r बार डॉट n2 बार इज इक्वल टू d2। अब ये जो दो प्लेन्स है ये आपस में इंटरसेक्ट होंगे, ये दो प्लेन्स है ये आपस में इंटरसेक्ट होंगे। अब इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या होगा, लाइन होगा। दो प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, लाइन होता है कि नहीं। जैसे ये दीवार आपको दिखाई दे रही है और जिसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ वो बोर्ड की दीवार, ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं उस कोपरे में। अब कोपरा क्या बन गया है, लाइन बन गया है। तो जहां पर भी दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं बोल सकते, उनका इंटरसेक्शन जो होता है वो लाइन होता है।
तो दो प्लेन का इंटरसेक्शन क्या होता है, एक लाइन मिलता है आपको। अब सवाल है कि उस लाइन में से असंख्य प्लेन पास हो सकते हैं, इन्फिनिट प्लेन्स पास हो सकते हैं, ठीक है, उस लाइन में से इन्फिनिट प्लेन पास हो सकते हैं। तो उस लाइन में से जितने भी प्लेन्स पास होंगे तो उनमें से किसी भी प्लेन का अगर आपको इक्वेशन लिखना है तो आप इन दोनों की मदद से कैसे लिख सकते हो। तो देखिए r बार डॉट n1 बार, इसको मैं अगर लेफ्ट में ले आता हूं तो ये बन जाएगा 0, एंड r बार डॉट n2 बार माइनस d2 इज इक्वल टू 0। मैंने बस लेफ्ट हैंड साइड को इसको लेके आया हूं। अब मुझे क्या करना है, इन दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन लिखना है, तो उस लाइन से पास होने वाले का। तो सिंपली आपको क्या करना है, r बार डॉट n1 बार माइनस d1, इसको एक ब्रैकेट में ले लीजिए, प्लस लैम्बडा टाइम्स r बार डॉट n2 बार माइनस d2 इज इक्वल टू 0 आप लिखेंगे। बस ये जो इक्वेशन है ये उस लाइन में से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन है। आई बात समझ में? अब इसका प्रूफ आपको नहीं दिया है, ये कैसे आया, क्या आया, क्या नहीं। कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दोनों का बस लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, इतना समझ लो, ठीक है। हाँ, अब मान लो कि प्लेन का इक्वेशन इस फॉर्म में ना देकर इस फॉर्म में भी तो दिया जा सकता है, इसमें भी तो दिया जा सकता है ना, दिया जा सकता है। तो आप क्या लिखेंगे फिर हमारे पास इक्वेशन कैसे आएगा, ax a1x प्लस b1y प्लस c1 a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1, ये एक प्लेन का इक्वेशन हो गया, प्लस लैम्बडा a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू प्लेन्स, इन दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास होने वाले का इक्वेशन हो गया। बस इतना ध्यान में रखो, इसकी मदद से आप इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख पाओगे पासिंग थ्रू द टू प्लेन्स। आई बात समझ में? लैम्बडा इज पैरामीटर, एक नंबर रहेगा, एक कांस्टेंट रहेगा, एक नंबर रहेगा, रियल नंबर। हाँ बेटा बोलो, ठीक है। वैसे तो दिवाली की छुट्टियां मैंने 6 तारीख से पेपर लिखे है ना, 5 तारीख से पेपर है, 5 और 6 को पेपर है, मतलब दिवाली की छुट्टियां 4 तारीख तक है, ऐसा मैंने बोला था। तो वो तो है, लेकिन 1 तारीख से मैं क्लास लेने वाला हूँ जिसमें मैं वेक्टर्स को रिवाइज कराऊंगा, वेक्टर्स के मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो वो मैंडेटरी है, मतलब कंपलसरी है उनके लिए जिनको अच्छे मार्क्स लेने हैं, जो पढ़ने की इच्छा रखते हैं। जो पढ़ने की इच्छा नहीं रखते वो सीधा पेपर को भी आ सकते हैं, ठीक है। आपस में बात ना करें, नहीं तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिससे आपको जलील किया जाएगा अगर आपस में बात करते हो। और 20 तारीख तक भी वेक्टर्स का रिवीजन किया जाएगा। आज एलपीपी खत्म हो जाएगा तो कल की जो सेकंड क्लास रहेगी दैट विल बी द रिवीजन क्लास ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। रिवीजन में क्वेश्चंस ही डिस्कस किए जाएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन थ्योरी विल बी डिस्कस्ड इटसेल्फ, ठीक है। तो जो लोग भी वेक्टर को छोड़ चुके हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि वेक्टर बहुत टफ है, फलाना ढिमकाना है और टाइम पास कर रहे हैं, मजे चल रहे हैं, पीछे देख देख के बातें हो रही है, तो उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये सेकंड चांस रहेगा और भी उसके बाद बहुत से चांस आएंगे। देखो जो वीक है उसी को हम लोग रिवाइज करने वाले हैं, जो चीज़ें ट्रिवियल है उसको रिवाइज नहीं करूँगा। तो मेरा सिलेबस खत्म होने के बाद में मैं रिवीजन में जो जो चीज़ें आपको वीक लगती है उसके ऊपर क्या मिसलेनियस सॉल्व करेंगे, टारगेट में से क्रिटिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और लेंथ ऑफ लेक्चर रहेगा 2 घंटे का, ठीक है। तो कल तक क्लास खत्म करके आने का वेक्टर्स नहीं, अभी तो मिसलेनियस सॉल्व करेंगे ना पहले, कल मिसलेनियस डिस्कस करेंगे वेक्टर। हाँ, क्योंकि एक्सरसाइज मैंने कर रखी है। अब जैसे मिसलेनियस में कोई क्वेश्चन है तो उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, अब वो किस कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड है वो कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आपको, तो उसको सॉल्व करेंगे हम।
तो ये देखो, ये जो है ये प्लेन है, ये प्लेन का एक हिस्सा है जो मैंने पूरा पूरा आपके सामने लिखा है। मातोले अपने आप को एक वो कर लो, 1 2 3 4 और 5। कुणाल क्या हरकतें हो रही समझ में आ रही है? यहाँ पे समझ लीजिए बात को कि ये जो प्लेन है, प्लेन दो हिस्सों में बांटा गया है। एक है प्लेन का इक्वेशन लिखना और दूसरा एंगल वाली बातें है, दो प्लेन के बीच का एंगल, लाइन और प्लेन के बीच का एंगल वगैरह वगैरह। तो पहला हिस्सा आपके सामने है और मैं ये कई दफा रिवाइज कर चुका हूँ। तो अगर आप इसको छोड़ देते हो 10 दिन के लिए, बिल्कुल देखते नहीं हो, तो ये फिर से भूल जाओगे आप लोग। तो ये लिखने के लिए बहुत टाइम नहीं लगता। कम से कम आपके पास अगर ये चीजें हैं और ये चीजें आपने लिखी हुई है और आपको इसके अंदर का पता है एन बार क्या होता है, एबीसी क्या होता है, ये सारी चीजें अगर आपको पता है तो आप अपने आप इक्वेशन लिख पाओगे। ये कितनी बार फोटो निकालेंगे, हर रोज लिखता गया होगा किसको। ठीक है कि मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर रोज फोटो निकालो उसका। बेटा मैं इनके अंदर कुछ सुधार हो जाए इसलिए इसको लिखा दिया था आपके साथ। आप ही उनके राह पे चलने लगे। सही नहीं बेटा, सुधर जाओ, टाइम रहते सुधर जाओ, टाइम रहते, अब टाइम है, सुधरेगा अभी से सुधरना, इस क्षण से सुधरेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको लिखना था सिर्फ ये वाला चीज, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम सीधा क्वेश्चन पे चले जाते हैं। सर 1 मिनट, 1 मिनट नहीं रुका जा सकता, तो उसको आप आपके दिमाग में सजा लीजिए और लिख लीजिए। देखिए पहले 4 क्वेश्चन ठीक के मारे आपको नॉर्मल फॉर्म के ऊपर, ठीक है? हाँ? तो हाँ भैया, नींद से निकले कि नहीं अभी तक? नहीं निकले? तो जितने भी बेचारे लोग हैं क्लास के अंदर, जिनका वेक्टर में बेचारापन जाहिर हो चुका है, हाँ सर। वो लोग कल से सेकंड क्लास मिस मत कीजिएगा, ठीक है? और वैसे प्लेन जो है हमारा, तो प्लेन भी तकरीबन कल और परसों में खत्म हो जाएगा। तो आज कितना 17 है ना? मुझे पहले लगा था कि मैं ट्यूसडे को क्लास लूंगा, लेकिन मेरा हॉस्पिटल में काम जल्दी खत्म हो गया, तो फिर मैंने आज बुला लिया आपको। कल भी बुलाना चाहता था, लेकिन फिर कल मैंने सोचा चलो छोड़ो, एक क्लास के लिए क्या ही बुलाए। हाँ सर, आ जाते हैं। ठीक है, अगली बार ध्यान रखूंगा। तो वो ये है कि 2 दिन में खत्म हो जाएगा। तो 20 तारीख को हम लोग वेक्टर्स पर 3-4 घंटे बात कर सकेंगे। मतलब वेक्टर्स पे ऐसा काम करेंगे साला वही टॉपिक आपको आसान लगेगा सारे टॉपिक्स में। हाँ? सर और LPP हाँ बेटा, सर LPP और CS एलपीपी आज खत्म हो जाएगा बेटा। CS के बच्चों के लिए लेना है। सीएस के बच्चों के लिए लेंगे, लेकिन आपको तो सीएस है नहीं। सर उसका सब्जेक्ट भी CS के है। नहीं ऐसा नहीं है, लूंगा मैं एलपीपी। और लेकिन आप लोगों का ये सीएस वाली कहानी कब तक चलेगी? सर हम आज बोल देंगे कि 12:30 बजे बोलेंगे। आज क्यों बोलोगे? पहले बोलना चाहिए। आज तो एलपीपी की क्लास है ना। तो आज खत्म हो रहा है ना? आज खत्म। कल से वेक्टर शुरू होगा, तो कल से हम नहीं जाएंगे। अच्छा, कल से वेक्टर का रिवीजन कर। नहीं, हम एक काम करते हैं, एलपीपी का जो सीन है ना, वो हम 1 तारीख से करते हैं। आप लोग जिन लोगों का एलपीपी मिस हुआ है ना, उनको मैं 1 2 3 4 दिन में एलपीपी पढ़ा दूंगा 1 तारीख। अब तब अगर कोई नहीं आता है, अब दिवाली की छुट्टियां बड़े शान से मना रहा है, फिर वो रिकॉर्डिंग देख ले, ठीक है? सर ये भी बाकी है ना हमें कि नहीं, फिर वेक्टर का तो 2 घंटे का रहेगा ना। सर ये वेक्टर 2 घंटे रहेगा, उसके बाद एलपीपी रहेगा। सर 11 चैप्टर चैप्टर्स वो करेंगे बेटा, रिवीजन करेंगे, एग्जाम के पहले करेंगे। 1 तारीख से एक मतलब मैं नहीं समझा।
पेपर तो 5-6 तारीख को है ना. सर त्याचं म्हणणं आहे कंटिन्यू राहणार असं म्हणणं आहे. क्लास झाल्यानंतर सीईटीचे पेपर देखो भैया ऐसा है, जब तक सीईटी का पेपर आपका जिस भी तारीख रहेगी उसके 2 दिन पहले तक लेक्चर चलेंगे, तो आप फीस भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. वैसे भी ज़्यादा बची नहीं है आपकी फीस. तो देखो मैं उन लोगों में से हूँ जो काम एक बार हाथ में लिया है उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना जानता हूँ. ठीक है, बीच में मैं बकेड़े नहीं खड़े करता. हाँ, ये हो सकता है कि आपको एक लेक्चर की जगह 2 लेक्चर करने पड़े, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अब मेरी जिम्मेदारी खत्म है, अब मेरे को कोई मतलब नहीं है आप लोगों से, अब मैंने पढ़ा दिया है, आ जाओ वीक में एक बार टेस्ट देने के लिए. इस तरीके की हरकतें नहीं होगी. और जब दिवाली के बाद में हमारे 3 टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी एंड बायनोमियल, तो जो ऐसे बच्चे हैं जो बेचारे कैटेगरी में आते हैं, बेचारे वाले, बेचारे इन द सेंस कि चलो भैया अब गलती तो उनकी है, लेकिन फिर भी एक पेरेंटिंग होता है ना, जैसे टीचर एक तरीके से पेरेंट ही होता है, तो चलो छोड़ देता है बच्चा है करके. तो जो बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे टॉपिक भी ठीक से नहीं किए हैं, है ना, तो उन बच्चों के लिए मैं 2-2 घंटे की क्लास रखूंगा. जैसे कोई 4 बच्चे आ गए बेचारा मुंह लेके और बोलने लगे कि सर ये टॉपिक अच्छा नहीं है, तो उसके ऊपर मैं उनका, हमारे पास टाइम तो खूब है ना, तो मैं पढ़ाते रहूँगा उनको. कुछ बेचारे लेट आए हैं तो उनको कैलकुलस भी ढंग से नहीं आता होगा, उन बेचारों के लिए उसको रिवाइज करा दूंगा. देखा, मेरा पर्पज़ ये है कि आप में से हर बच्चा मैथ्स में 100% ले, और उसके लिए उसको जो हेल्प मेरे से हो सकती है वो मैं करने के लिए तैयार हूँ. बस शर्त है कि आपको आगे से मुझे आके बोलना है, क्योंकि अभी मेरे अंदर वो शक्तियाँ डेवलप नहीं हुई कि मैं आपके माइंड को पढ़ सकूं कि आपका कौन सा टॉपिक है ना. अभी वो वाली शक्तियाँ जब आएगी तो मैं खुद ही आपको बुला दूंगा, है ना. एक बात बोलता हूँ लेकिन रिवीजन के बारे में. हाँ रुद्र, कसा होता देवगिरी किल्ला? पूर्ण चढला का? हां, तर लक्षात घ्या, तुम्हाला फक्त हे करायचं आहे की रिव्हिजन मध्ये कच नका खाऊ. जे टॉपिक चांगले आहेत ना त्यांना रिवाइज करून बाजूला सरकवा, म्हणजे जे वीक आहेत त्याच्यावरती जोरदार हातोडे मारते येते. कळते? हां चला, तुमचं काही चालू आहे का? हां तसं नाही, मी फक्त मला मोबाईल पाहत आहे. हां मैं समझा आप लोग क्या समझे. फाइंड द वेक्टर इक्वेशन. ये देखो एक्सरसाइज 6.3 है. फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन है व्हिच इज एट 42 यूनिट्स. ए माधुरे तू लेत राहते लराज. फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच इज एट 42 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन. क्या बोल रहे हैं? प्लेन का वेक्टर इक्वेशन लिखना है. प्लेन का वेक्टर इक्वेशन लिखना है जो प्लेन ओरिजिन से 42 यूनिट्स की दूरी बनाए रखता है. मतलब क्या दिया है हमें? स्मॉल p दिया है. तुरंत याद आना चाहिए आपको. क्या याद आना चाहिए कि ये नॉर्मल फॉर्म के ऊपर मातोड़े ये खान तुम्हारा 42 यूनिट्स आपका प्लेन ओरिजिन से. इसका मतलब समझ रहे हो आप, ये नॉर्मल फॉर्म की बात हो रही है. किसी भी प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस अगर दिया जा रहा है तो उसमें कौन सा फॉर्म यूज करना होता है? नॉर्मल फॉर्म यूज करना होता है. तो आपका जो प्लेन है दैट इज 42 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन दिया है एंड विच इज नॉर्मल टू द वेक्टर. और वो जो प्लेन है वो कौन से वेक्टर को नॉर्मल है? अब किसी वेक्टर को नॉर्मल है मतलब n बार की बात हो रही है. आप बहुत से बच्चे पता है क्या गलती करते हैं? इसी को n कैप मान लेते हैं. उनको लगता है डिस्टेंस दिया प्लेन का ओरिजिन से तो n कैप ही दिया होगा, लेकिन वो क्या दिया है उन्होंने? वेक्टर जो नॉर्मल है प्लेन को, जो परपेंडिकुलर प्लेन को. तो n बार दे रखा है 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप. अब ये गिवन है और आपको क्या पूछा है? क्या पूछा है? वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पूछा है. वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पूछा है. अगर वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पूछा है तो वेक्टर इक्वेशन ही लिखेंगे ना. अब जो गिवन है उससे हमें क्या समझ में आता है कि भैया नॉर्मल फॉर्म यूज करना है. अब देखो बोर्ड में अगर ये पूछते हैं तो इसको लिखने का तरीका क्या है? यहाँ पर आप जो दिया है उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे और उनको बताएंगे कि वो क्या क्या है. तो आपको यहाँ पर बोलना है कि हियर n bar is a vector. n bar is vector perpendicular to plane and p is the distance of plane from origin, and therefore equation of plane
in this situation is r bar dot n cap is equals to small p, where n cap is unit vector along n bar, normal n bar. बस खत्म, n cap निकालना है. So now n cap is n bar upon magnitude of n bar. n bar क्या है मेरे पास 2i cap plus j cap minus 2k cap divided by magnitude of n bar क्या है 4 plus 1 plus 4. तो आपको मिलेगा 2i cap plus j cap minus 2k cap divided by 3. तो ये हो गया आपका n cap, and therefore equation of plane is r bar dot n cap. n cap मतलब क्या 2i cap plus j cap minus 2k cap divided by 3 which is equals to p. p क्या है 42. 3 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो r bar dot 42. 2i cap plus j cap minus 2k cap is equals to. आई बात समझ में? तो लिखने का तरीका हर बार सेम रहेगा कि क्या दिया है उससे आप बताइए कि उस गिवन सिचुएशन से आपको वेक्टर इक्वेशन किस फॉर्म में लिखना है और फिर उसके अंदर वैल्यूज निकाल के सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. तो लिखने का तरीका क्लियर है. अब बोला है फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन. अब प्लेन का इक्वेशन दिया है बेटा 6x minus 2y plus 3z minus 7 is equal to 0. अब ये जो प्लेन का इक्वेशन दिया है इससे आपको क्या बोला है, इस प्लेन का आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम ओरिजिन. मतलब ये जो प्लेन का इक्वेशन दिया है ये किस फॉर्म में दिया है, हमारे कार्टेशियन फॉर्म में, जिसमें x y z के जो कोएफिशिएंट्स है वो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल है. आ रही बात समझ में? ठीक है. तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, तो हमें डिस्टेंस निकालने के लिए इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा नॉर्मल फॉर्म में. So we will convert given equation in normal form. हम इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, रूट ऑफ हियर 6 minus 2 and 3 are DRS direction ratios of normal to plane. So root of 6 square minus 2 square plus 3 square कितना आएगा 7. 36 plus 4 90 plus 9 49 49 का square root 7. So this is 7. Now dividing by 7 to equation 1 we get normal form of equation, normal form of plane. equation of plane बोलते हैं करते हैं. तो therefore 6x minus 2y plus 3z divided by 7 is equal to 7 by 7. डी ला पलीकडे पाठवलं कॉन्स्टंटला. तो दट इज आपको क्या मिला 6 by 7x minus 2 by 7y plus 3 by 7 z is equal to 1. So this is 6 by 7. so comparing this with Lx plus My plus Nz is equals to P. We get P is equals to 1 unit, and this is nothing but what, distance of the perpendicular, distance of plane from origin. करते आता याच्यामध्ये तुम्हाला Lx L M आणि N पण भेटले की नाही रे. मग तुम्हाला जर ह्याच क्वेश्चन मध्ये समजा फुट ऑफ द परपेंडिक्युलर काढायला लावलं, फुट ऑफ द परपेंडिक्युलर तर काढू शकता की नाही PL PM PN. कळतंय का, लक्षात आलं का? तुम्हाला इक्वेशन ह्या फॉर्म मध्ये दिलेले डायरेक्शन रेशियोज आहे, तर तुम्ही डिवाइड कशाने करणार, रूट ऑफ a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर प्लस c स्क्वेअर ने डिवाइड करणार पूर्ण इक्वेशनला. आणि त्यांना डिवाइड केल्यानंतर तुम्हाला काय भेटणार, एक तर LMN भेटणार, L M आणि N
आणि दुसरं काय भेटणार डिस्टन्स ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन भेटणार पीची व्हॅल्यू भेटणार मग LMN आणि पी भेटल्याच्या नंतर तो जो फुट ऑफ द परपेंडिक्युलर तो पण काढू शकतात तसा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो थर्ड क्वेश्चन लक्षात आलं का हा काय थर्ड क्वेश्चन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिक्युलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन बघा फक्त इक्वेशन बदलले इथं जे इक्वेशन होतं त्याच्यात थोडंसं वेगळं इक्वेशन दिलेलं आहे इक्वेशन ऑफ प्लेन काय दिलेलं आहे 2x plus 6y minus 3z is equals to 63 आता लक्षात घ्या जोपर्यंत ते म्हणत नाही की दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म तोपर्यंत हे आपलं ax plus by plus cz वाले इक्वेशन असणार आहे म्हणजे x y z चे कोएफिशिएंट काय असणार आहे डायरेक्शन रेशो असणार आहे हां ए वर तू काय करतोय मोबाईल मध्ये इतक्या वेळ बसून कर नका असं पुन्हा मग असं केलं तर यू आर टेंडिंग टुवर्ड्स बिचारा नाहीस मग तू पण परत बिचारा म्हणून जाशील मग ह्या टॉपिकचा बिचारा लय विचार आहेत क्लासमध्ये वेगवेगळ्या टॉपिकचे वेगवेगळे विचार आहेत हो है सर ना? मग हे इक्वेशन ऑफ प्लेन दिलेले आहे मग इक्वेशन ऑफ प्लेन सेम आहे क्वेश्चन काय करणार याला डिवाइड करणार डिवाइडिंग बाय रूट ऑफ 2 स्क्वेअर प्लस 6 स्क्वेअर प्लस मायनस 3 स्क्वेअर म्हणजे किती झालं 7 so that we will get equation of plane in normal form so that we will get equation of plane in normal form and that is 2 by 7 plus 6 by xy minus 3 by 7 z लय जणांना हे कळत नाही त्याच्यामुळे प्लस प्लस करताना मायनस ला आतमध्ये देऊन टाकायचं which is equal to 63 by 7 that is 9 and therefore equation of planes in normal form is 2 by 7 x plus 6 by 7 y plus minus 3 by 7 z is equal to 9 comparing with lux plus my plus nz is equal to 1 we get equals to L is equal to 2 by 7 equals m is equal to 6 by 7 n is equal to minus 3 by 7 and p is equal to 9 p is what distance of the plane from the origin यहाँ बेटा 1 क्यों लिखा p लिखना था मंग now coordinates of foot of perpendicular from origin to plane is n coordinates of foot of perpendicular capital N लिखेंगे हाँ हाँ आज पुरीले ताप द्यायला बुवा सगळे हसायलेत काय बोलायलेत काय हा? पण ठीक आहे तुम्ही गाव भाव करता त्याच्यामुळे तुम्हाला माफ हा. मैं लिखूंगा PL तुम जो बोलोगे वो नहीं लिखूंगा ठीक है तो PL PM PN क्या बन गया PL P का मतलब कितना 9 PL मतलब 18 by 7 फिर हो गया ये क्या है 54 by 7 और ये क्या है minus 27 by 7 क्या ये सही है जी ठीक है इसको लिखो लिखना है आगे बढ़ो लिखना है लिखो फिर हाँ बेटा कल मिलते हैं।